किया है ऐसे लोगों को कि जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स से, इश्यूज से जूझ रहे हैं। इस पैंडेमिक में हर कोई अपने घर में है, तो उनमें काफी ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीजों के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या चीजें हो रही हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या है असल में। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और मतलब काफी घबराहट, ये सब चीजों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो अगर किसी को भी इस कोविड-19 के दौरान में, इस पैंडेमिक के दौरान में कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेरी हो रही है, तो वो मैम के फ्री हेल्पलाइन नंबर पे किसी भी 24 घंटे में से किसी भी वक्त कॉल कर सकता है और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है। इसी के साथ मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शिव जी का इंट्रोडक्शन आपसे करवाना चाहूंगी। शिव कुमार जी, आप योगा टीचर हैं और आप एक योगा ट्रेनर भी हैं, और आज आप हमारे सामने अपने प्रोग्राम को प्रदर्शित करेंगे। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शिव जी से आग्रह करूंगी कि कृपया वह अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। शिव जी। शिव जी, कृपया आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। उन्हें भी कर लो कुछ याद, उन्हें भी कर लो
वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए ताकि कुछ बोले तो बाद में उनको सुनाई देता है। अगर वो बोले स्टॉप तो हाथ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं। हाँ तैयार है। वापस आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। भाग जा कोई दिक्कत नहीं। मयूर कर दो।
कर पाए कहाँ जो शहीद हुए नहीं हो रहा तो छोड़ दो दूसरा जल्दी हड़बड़ी नहीं हनुमान हनुमान नाक कटने से बच जाएगा
जो अपना फेवरेट होगा दूसरा दूसरा उल्टी करने का मन कर रहा था। चलो आ जाओ जाओ दूसरा जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी फेवरेट होगा जो भी करना है नाम नहीं बोलना नाम छोड़ो तू बेटा जा मेरे साथ चला गाड़ी हाँ गाड़ी है स्पीकर हाँ रखवाना हाँ बताओ सुनाओ अच्छा घर जाऊँ हाँ सामने 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 कौन जाएगा इसके बाद कौन जाएगा आराम दूसरा हाथ भी आ जा और कौन आ गया बहुत अच्छा कहाँ रह गया गाना बजाएगा कोई गाना बजाओ कौन सा गाना बजाएगा भक्ति गाना बनाओ मेरा फोन ही नहीं है ये गाना सुनना है जाओ कौन जाएगा हो गया आखिर हम लोग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे से उनकी जो आगे के हमारे प्रोग्राम है वो मनो शांति वगैरह हम उस पर ध्यान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। जैसा कि आप सभी ने अभी देखा कि शिव जी के स्टूडेंट्स ने कितने ही मन से परफॉर्मेंस दी है और आई होप हर किसी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव के द्वारा, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशा करती हूँ आप सभी को ये परफॉर्मेंस पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि जिन पार्टिसिपेंट्स को जो हमारे साथ जूम ऐप पर जुड़े हुए हैं या फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से जो भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो अपना कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है
और जूम ऐप से जो जुड़े हैं वो चैट बॉक्स में अपने सवाल कर सकते। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे एक्सपर्ट श्री अनिल रावत जी से मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूंगी कि अनिल रावत जी एक वेलनेस एक्सपर्ट हैं और इंटरनेशनल योगा ये सिखा मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ये योगा सिखाते हैं और ये आर्यम योगा हेल्थ क्लिनिक जो कि जयपुर में है उसके डायरेक्टर भी हैं। तो हम इसी दौरान आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सेशन का स्टार्ट होने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगी शिवांगी श्रीवास्तव मैम से। जैसा कि यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात हो रही है और मेंटल हेल्थ मैम से मैं पूछना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ से हमें क्या समझना चाहिए कि मेंटल हेल्थ असल में होता क्या है। अक्सर लोगों में ये चीजें देखी जाती हैं कि लोग सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ की अगर बात हो रही है तो अवश्य रूप से ये उनके लिए नहीं है, ये मानसिक रूप से जो मंद होगा उनके लिए है। ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो मैम आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? धन्यवाद प्रभा जी। जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि मेंटल हेल्थ क्या है, सो अभी जितने लोग मेरे साथ में जुड़ रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे से ही रिलेटेड होता है। और अगर यूं कहें तो जो व्यक्ति अपने थॉट को, अपने इमोशंस को, अपने थिंकिंग प्रोसेस को मैनेज करके चलता है और अपनी डे टू डे लाइफ को जो उसके स्ट्रेसर्स आते हैं उनको प्रॉपरली डील कर पाता है, दैट इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ। और ये हमारी एक ऐसी स्टेट है व्यक्ति की जिसमें व्यक्ति को अंदाजा होता है कि जो भी परेशानी आ रही है हमें उसको डील कैसे करना है। क्योंकि ज्यादातर लोगों में ये भ्रांतियां आती हैं कि मेंटल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं ये सब तो नॉर्मल है और ये तो सभी लोग झेलते हैं और जो भी परेशानी हमारे लाइफ में दिख रही है ये तो हमारा पार्ट है, दैट इज राइट, हमारा पार्ट है ये लाइफ का। बट उसमें से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मानसिक रोग को नकारात्मक रूप से देखते हैं। जो भी हमारी मानसिक परेशानी, मान लीजिए एंजाइटी होती है कोई, क्योंकि घबराहट और स्ट्रेस होना नॉर्मल है, ये सब में देखा जाता है और सब में होता है। क्योंकि हमारी परिस्थिति ही कभी कभी ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि हम उसमें अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और मैनेज करने के लिए जो व्यक्ति उसको पॉजिटिव वे में अगर हम परसीव करते हैं अपनी सिचुएशन को, तो शायद हमें इतनी मानसिक परेशानी नहीं होती है जितनी कि अगले को होती है जो कि उस परेशानी को नकारात्मक रूप से जज करता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूंगी कि अभी कोरोना की स्थिति बनी हुई है, इसमें कुछ लोग को ये सुनने में आ रहा है कि वो मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। तो मानसिक रूप से क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि वो कोरोना को लेकर इतना ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं कि ये कब तक खत्म होगा, इसका हमारे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हमारे हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, शायद हमें भी तो ये बीमारी नहीं हो जाए, हमारे परिवार वालों को तो नहीं हो जाए। तो ये चीजें जो हम लगातार वरी करते हैं ये हमें एक ऐसी परिस्थिति में ले जाता है जहां पर हम शारीरिक रूप से परेशान होने लगते हैं और कुछ शारीरिक लक्षण हमें दिखने लगते हैं और व्यक्ति उन शारीरिक लक्षणों के कारण डॉक्टर के पास जाने लगता है, वो अपनी मानसिक स्थिति को पहचान नहीं पाता है। सो अगर हम मेंटली फिट हैं और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हमें अपने विचारों को, अपने इमोशंस को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अभी हम किस स्टेट में हैं, हम क्या सोच रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। जी धन्यवाद प्रभा जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी मैम। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया वो अपने उनको जो भी क्वेश्चंस मैम से या फिर सर से, अनिल सर से जो भी करने हैं वो पूछ सकते हैं। तो उसके लिए पहले वो अपना हैंड रेस करेंगे और माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन करके उसके बाद वापस से अपनी माइक म्यूट कर देंगे। गुड मॉर्निंग प्रभा जी, मेरा Good नाम morning. ज्योति है। मेरा सवाल अनिल रावत सर से है।
सर से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि योगा क्या होता है? योगा करने से पहले हमें अपनी बॉडी को किस अवस्था में रखना चाहिए? जी धन्यवाद ज्योति जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा आपको और सभी को कि योग फिजिकल एक्टिविटी का नाम नहीं है। योग एक कंप्लीट वेलबीइंग प्रोग्राम है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, है ना, और इंटरनल और एक्सटर्नल, ये कंप्लीट वेलबीइंग का नाम है योग। बट आपका जो क्वेश्चन है कि शरीर को किस अवस्था में रखना चाहिए, ये उस अभ्यास के लिए जो हम फिजिकल अभ्यास करते हैं, आसन, प्राणायाम और ध्यान, जो योग के पार्ट हैं, जब हम इनको करते हैं तब ये क्वेश्चन वहां लागू होता है कि शरीर को किस अवस्था में रखना चाहिए। पहली चीज, जब आप आसन कर रहे हैं या आप ध्यान कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी पोजीशन हमेशा कंफर्टेबल होनी चाहिए। कंफर्टेबल में जैसे आप ध्यान कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, सिंपल सा सूत्र है, स्थिर सुखम आसनम। जिस अवस्था में बैठ करके आप स्थिरता पूर्वक बैठ सके, क्योंकि योग क्या है, मन को स्थिर करने का नाम है योग, ठीक है। तो जिस अवस्था में आप बैठ सके, कंफर्टेबली आप बैठ सके, वहां आप उस अवस्था में आप बैठिएगा। जैसे बहुत लोगों को बैक एक होता है, कमर दर्द होता है, जमीन पर नहीं बैठ सकते, या नी पेन होता है, तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं, ठीक है। बट इस दौरान एक चीज ध्यान रखनी है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, मेरुदंड जिसको बोलते हैं, ये कंप्लीट स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी, जिसको सामान्य भाषा में हम बोल सकते हैं अपनी पीठ, कमर और गर्दन, तीनों को एक सीध में रखिए। तो ये एक अवस्था होती है। तो ये तो ही प्राणायाम या हम जो भी मुद्रा कर रहे हैं या और भी कुछ हम कर रहे हैं उसके लिए। अब बात आती है आसनों की। तो हर आसन को करने के लिए एक पहला आसन, जैसे आप जो लेट के आसन करते हैं तो कुछ आसन शवासन से होते हैं, तो आपको जो आसन शवासन होने तो उसमें प्रॉपर शवासन होना चाहिए, उसके साथ एक एक आसन का स्टेप होता है, उस तरह से हमें शरीर को रखते हुए और प्रॉपर करना चाहिए। वातावरण एकदम खुला होना चाहिए, खुली हवा होनी चाहिए, खाली पेट करें तो बेहतर रहता है। थोड़ा सा पानी पी करके यदि हम करें तो शरीर डिटॉक्स अच्छा होता है इंटरनली, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो हम इस तरह से उसको कर सकते हैं। शांत होना चाहिए वातावरण, और यदि जैसे आप आसन कर रहे हैं तो लाइट म्यूजिक लगा सकते हैं, जैसे फ्लूट का म्यूजिक हो गया, पानी गिर रहे हैं इस तरह का म्यूजिक आप लगा सकते हैं, है ना। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं जो और हो। बट जब आप ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं तो विदाउट म्यूजिक करें, कोई ना कोई एक अपना पॉइंट बनाएं। जैसे जनरली हम ओम पे कराते हैं या श्वास पर कराते हैं, तो वहां पे म्यूजिक डिस्टर्ब कर सकता है नए प्रैक्टिशनर के लिए, तो वहां म्यूजिक नहीं करके आप करें, है ना। तो ये आपकी अवस्थाएं होनी चाहिए अलग अलग। बाकी फिर व्यक्ति से व्यक्ति के ऊपर निर्भर करते किसको कौन सा रोग है, किसको कौन सी समस्या, उसके अनुसार कौन सा करना चाहिए, तो उसकी बॉडी क्या होती है, ये जो एक्सपर्ट के सानिध्य में करते हैं तब वो बताते हैं कि आपको इस अवस्था से ये आसन करना चाहिए जिससे आपको फायदा मिलेगा। क्लियर हुआ आपका ज्योति दीदी क्वेश्चन? थैंक यू। Yes, thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। आशा करती हूँ आपको आपके सवाल का उपयुक्त जवाब मिल गया होगा। और जी जैसा जी कि सर बिल्कुल। ने बताया कि आरामदायक अवस्था में होना, आरामदायक अवस्था में हमें कोई भी योगा को प्रारंभ करने से पहले करना चाहिए। इसी के साथ मैं क्वेश्चन आंसर सेशन को आगे बढ़ाती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि पार्टिसिपेंट्स आप अपने हैंड रेज करें, और जिनके क्वेश्चन है तो अपने माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन करें, और उसके बाद दोबारा से अपनी माइक को म्यूट कर दें। गुड मॉर्निंग प्रभा जी। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिवानी सिंह है। मैं मैम से कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ, शिवांगी मैम से। मैम से मेरा क्वेश्चन है कि इस पैंडेमिक में मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ा है और कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिली है। शिवानी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। तो शिवानी जी, अभी जैसे कोरोना की स्थिति चल रही है, उस स्थिति में अगर हम देखें तो
साइकोलॉजिकल डिजीज के साथ में फिजिकल डिजीज भी दिखने को मिल रही है आज, लेकिन हम क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो हम फिजिकल डिजीज के बारे में ही बात करेंगे जो डिसऑर्डर कहे जाते हैं जिन्हें। सो इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ साथ हाइपोकॉन्ड्रियाकल डिजीज, फोबिया एंड पैनिक अटैक जैसी परेशानियां देखने को मिली है। जैसे हम डिप्रेशन की बात कर लें तो उसमें लोगों का ये सोच होता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, अभी की जो परिस्थिति है वो कब ठीक होगी हमारे, क्योंकि आप देखें तो पीटीएसडी के भी सिम्टम्स दिख रहे हैं क्योंकि वो अपनों को खो रहे हैं। ज्यादातर अभी लोगों ने अपनों को खोया है इस कोविड सिचुएशन में, और ग्रीफ वाली स्टेट बनी हुई है लगातार, लोग उस स्टेट से निकल नहीं पा रहे हैं जो कि हमारे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंतर्गत आने लग गए हैं। तो ये वाली परेशानियां दिख ही रही हैं वहां। उसके साथ ही हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हाइपोकॉन्ड्रिया से जहां पहले लोग बीमार पड़ रहे थे कि मुझे कोई बीमारी जैसे कि कैंसर या एड्स या कोई हार्ट की डिजीज हो चुकी है या फिर मुझे कोई ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई, ये सिर्फ उनकी इरेशनल थॉट्स होती थी। लेकिन वो अब इरेशनल जो थॉट्स है वो कोविड में कन्वर्ट हो गई है कि कहीं मुझे कोरोना जैसी बीमारी तो नहीं हो गई है। तो ऐसी हाइपोकॉन्ड्रियाकल डिजीज भी सामने देखने को मिल रही है। उसके साथ अगर आप बोले ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जहां पहले के जो पेशेंट्स है हैंड वॉशिंग बिहेवियर उनका 10 टाइम्स चलता था, अभी वो बिहेवियर 20 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। वो हैंड वॉशिंग इतना ज्यादा कर रहे हैं कि उनके हाथ इतने ड्राई हो जा रहे हैं कि इवन उनको स्किन डिजीज होने के खतरे दिख रहे हैं। और ज्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास उन्हें भेजा जा रहा है क्योंकि हाथ धुलने से जहां पहले वो साबुन का यूज कर रहे थे अब वो सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स को डील किया है जो कि एक दिन में एक बॉटल, बड़ी बॉटल 1 लीटर की सैनिटाइजर्स की खत्म किए हैं, और ये कह के कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कोरोना का वायरस है और अगर मैंने इसे साफ नहीं किया तो ये शायद मुझे और मेरे परिवार को इन्फेक्ट कर देगा। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ पैनिक डिसऑर्डर, जैसे कि मुझे इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है कि मैं इसे मैनेज नहीं करूंगा, तो वो अपनी थॉट के जो इरेशनल थॉट है और कि मुझे कहीं जो दिल की धड़कन है इतनी ज्यादा तेज दिखती नजर आ रही है कि मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, ये सिम्टम्स उसमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि किनमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो देखिए ये जो परेशानी थी मेंटल डिसऑर्डर जो हम नाम ले रहे हैं, ये पहले से थी जिन लोगों में, अभी उनको ज्यादा दिखने को मिल रही है। इसके साथ उन लोगों में भी देखने को मिल रही है जो कि अभी कोरोना से इन्फेक्ट हुए हैं या पोस्ट कोविड सिम्टम्स में है, उनमें भी ये परेशानी देखने को मिल रही है। उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी और जनरलाइज एंजाइटी के सिम्टम्स दिख रहे हैं, रेदर देन जो पहले वाले पेशेंट्स है जो कि अभी रिलैप्स किए हैं कोविड के कारण, उनमें हाइपोकॉन्ड्रियाकल, ओसीडी की परेशानी, डिप्रेशन की परेशानी और एंजाइटी की परेशानी देखने को मिल रही है। आई थिंक आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। ओके मैम, श्योर मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच शिवांगी मैम, थैंक यू सो मच शिवानी जी। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन को आगे बढ़ाते हुए अगले पार्टिसिपेंट अपना सवाल पूछें। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा सवाल अनिल सर से है। सर ये बताइए कि क्या योगा से हम बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? जी रौनक जी, सबसे पहले आप बताएं बड़ी बड़ी बीमारियों में आप किन किन को शामिल करते हैं? सर बड़ी बड़ी बीमारियों में वही आती हैं जैसे फिजिकल बीमारियां, प्रॉब्लम होती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी बीमारी इन द सेंस जनरली हम जो लेते हैं वो जैसे कैंसर हुआ, डायबिटीज हुआ, है ना, और भी इस तरह की जो बड़ी डिजीजेज होती हैं उनको लेते हैं। पर व्यक्ति के लिए कई बार घुटनों का दर्द भी बड़ा बन जाता है ना, तो ये प्रैक्टिकल चीज है, बड़ी बीमारी नहीं। मैं सिंपल भाषा में कहूंगा कि योग से बड़ी बीमारी नहीं, हम छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारी तक को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि योग क्या है, हमें समझना है बीमारियां क्यों होती हैं और योग क्या है। बीमारी जिस कारण से होती है, योग उनका समाधान है। तो जब आपने कारण को ही खत्म कर दिया तो बीमारी का सवाल ही नहीं उठता। सिंपल भाषा में हम इसको समझते हैं, कोई भी बीमारी क्यों होती है। जैसे जनरली आप मान लीजिए हमारे शरीर में 5 सिस्टम्स होते हैं बॉडी के, है ना। एक होता है श्वसन तंत्र, एक होता है डाइजेशन यानी पाचन तंत्र, एक होता है एक्सक्रीटरी मींस निष्कासन तंत्र, ठीक है, एक होता है सर्कुलेशन तंत्र, है ना, और एक होता है नर्वस सिस्टम, है ना अपना। ये 5 हमारे तंत्र होते हैं। और जिसमें अब 5 तंत्र को यदि हम योग से कनेक्ट करें तो हमारे शरीर में मूल 5 प्राणायाम होते हैं
प्राण होते हैं। प्राण मतलब होता है एक डिवाइन एनर्जी जो इस पूरे संसार को चलाती है, हमारी बॉडी को वही ऑपरेट करती है। तो 5 तत्व होते हैं, तो 5 प्राण मुख्य होते हैं हमारे योग में। तो प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ठीक है, अब ये अलग अलग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जैसे जो प्राण तत्व होता है, प्राण, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब आपके प्राण तत्व में कहीं कुछ गड़बड़ी है तो आपको श्वसन संबंधित बीमारियां होंगी सारी। अब चूंकि श्वास जो है वो हमारे पूरे शरीर का आधार है, जीवन का आधार, इसलिए यदि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरे शरीर में जगह 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 कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा, अब जैसे मान लीजिए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो अपान प्राण जो है कंट्रोल करता है, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड से तो हो सकता है समझ में पूरा नहीं आ पाए। तो प्राण के तत्व होते हैं, अपान जो प्राण होते हैं वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, निष्कासन तंत्र को। यदि प्राण अपान वायु हमारे अंदर डिस्टर्ब है तो हमें क्या दिक्कत होगी, हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है, हमें और बहुत तरह के एक्सक्रीटरी, हमारा पसीना स्वेटिंग बॉडी में प्रॉपर नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हमारे यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना, यौन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये अपान वायु पे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है तो हमें उदान वायु को कंट्रोल करना है, उदान प्राण को। तो ऐसे प्राण अलग अलग कंट्रोल करते हैं। अब क्या आते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो आसनों का अभ्यास करते हैं और प्राणायाम करते हैं, और साथ में हम डाइट वगैरह को बैलेंस करते हैं। कैसे? 4 चीजों से प्राण तत्व हमें मिलता है ना, 4 चीजों से। एक सूरज की जो रोशनी आती है उसमें फोटोन कण होते हैं, फोटोन कण, वहां से प्राण तत्व होता है। आपने कभी देखा होगा, इसका थोड़ा सा अनुभव करते हैं हम, बादलों का सा मौसम होता है, जब बादल होते हैं ना, बादल, रौनक दीदी आप समझ पा रहे हैं? सर, यस सर। तो बादल जब होते हैं या बारिश का मौसम होता है, आपने देखा होगा गैस एसिडिटी होती है, खुल करके भूख नहीं लगती हमें। ऐसा सभी के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि बादलों के मौसम में सूरज की रोशनी हमारी बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल पाती, और जब प्रॉपर बॉडी को नहीं मिल पाती तो हमें डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, हमारा तो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राण तत्व हमें सूरज से मिल रहा है वो नहीं मिलता। दूसरा, हमें पानी से मिलता है, पानी से। तीसरा, हमें खाने से मिलता है। खाना जितना नेचुरल होगा, जिसको मेडिकल साइंस की भाषा में अल्कलाइन फूड बोलते हैं, क्षारीय खाना, तो जितना खाना प्राकृतिक होगा, नेचर से आप प्राप्त करेंगे, उतना हमारे शरीर में प्राण तत्व बढ़ेगा और उतनी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। जितना हम उसको गैस पे पकाते चले जाएंगे या जितने दिन हम उसको नेचर से दूर रखते चले जाएंगे, चाहे फ्रिज में रखा या हमने हमारे किचन में रखा, ये व्हाटएवर जो भी तरीके से हमने उसको फ्रिज किया या स्टोर किया, तो उसमें से वो कंटेंट खत्म होते चले जाते हैं, तो प्राण तत्व खत्म होकर के वो प्रोसेस्ड फूड में आ जाता है, मीन्स वो एसिडिक होने लगता है। तो तीसरा हमें मिलता है। चौथा मिलता है प्राणायाम, श्वास के माध्यम से। तो अब व्यायाम करते हैं तो भी श्वास का संचालन होता है हमारा, आसन करते हैं तो भी श्वास का संचालन होता है और हमारे शरीर में एक एक में होता है, और प्राणायाम करते हैं जब तो पूरा श्वास का ही होता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो पूरी बॉडी में श्वास का इनहेलेशन हमारे बॉडी में बढ़ता है। जब हम योगाभ्यास करते हैं, योग मतलब हमारा खाना जब नेचुरल होता है, हमारी दिनचर्या में जब सुधार होता है, हम जब आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो डेफिनेटली हम किसी भी बीमारी को जीत सकते हैं, क्योंकि बीमारी के कारण को हमने खत्म कर दिया। ये तो एक पॉइंट हुआ। अब बात आती है, किसी को यदि गंभीर बीमारी है, बहुत गंभीर बीमारी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इसमें एक्सपर्ट की गाइडेंस बहुत जरूरी है बीमारी को ठीक करने में। जैसे कई बार होता है ना, यूट्यूब पे देख ले कि इस प्राणायाम को करने से डायबिटीज ठीक हो जाती है। डायबिटीज कभी भी ऐसा ठीक नहीं होती, ठीक है। या ये 5 आसन कर लीजिए, आपके कमर दर्द हो जाएंगे। मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता कि 5 आसनों से कमर दर्द हो जाता है। आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए ही होती है, वो डिपेंड करती है। उसके ऊपर से आपको फिर सारा मैटर सेट करना होता है, वो बताते हैं, आपको पूरा गाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं तो डेफिनेटली हम दुनिया की हर बीमारी को योग से जीत सकते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, बाबा रामदेव हमारे जो योग गुरु हैं, वो हर बीमारी को उन्होंने ठीक किया है, बड़ी आसानी से ठीक भी किया है। हम लोगों ने भी बहुत डिजीजेस को क्योर किया है। आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन? जी सर, धन्यवाद। ओके, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद रौनक जी। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन को आगे बढ़ाते हुए अगले पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना क्वेश्चन सर से या मैम से पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार भाई साहब। मैं सनोज बात कर रहा हूँ भाई साहब। मेरा प्रश्न अनिल जी भाई साहब से है। प्रश्न इसमें दो प्रश्न है भाई साहब, पर एक ही प्रश्न के 2 पहलू है। पहले तो ये योग में जो ये ओम है, ओम का सही उच्चारण
क्या होता है एक्चुअल में? कई जगह बड़ी भ्रांतियां है ओम के उच्चारण करने में भी। जी और जी ये एक्चुअल में है क्या चीज है, जो ये ओम का साउंड है, ये क्या चीज है? और दूसरा, योग शुरू करने से पहले इस चीज को, इसका उच्चारण मतलब क्यों प्रैक्टिस करवाया जाता है? धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, और बहुत सधा हुआ क्वेश्चन है, बहुत गहराई में। तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें आध्यात्मिक पक्ष में लेके जाना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, योग का हम जब मूल उद्देश्य मानते, जो महर्षि पतंजलि और हमारे सारे ऋषि मुनि मानते हैं, तो वो ये योग का उद्देश्य होता है ईश्वर की प्राप्ति कराना, भगवान की प्राप्ति कराना, ये योग का उद्देश्य होता है। ठीक है। अब योग ओम का उच्चारण क्यों करते हैं? क्योंकि ओम उस परमपिता परमात्मा का वाचक कहा गया है हमारे वेदों में, जिसको प्रणव बोलते हैं। प्रणव, हमारे शास्त्रों में प्रणव नाम से ओम को कहा गया है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि जो ईश्वर न काल से अवच्छेद होता है, वो सदा एक जैसा रहता है। सर्वज्ञ बीजम अतिशः, यानी उसके बराबर भी कोई नहीं हो सकता, वो उन सबसे भी ऊपर है। ऐसा ईश्वर जो है उसको तस्य वाचक प्रणव, उसको प्रणव अर्थात ओम बोलते हैं उस ईश्वर को। तो चूंकि ईश्वर ने पूरा संसार बनाया है, तो जब आप ओम बोलते हैं तो पूरी जो संसार की जो ध्वनि है, जो संसार का जो आध्यात्मिक एनर्जी, जो ईश्वर की शक्ति है, वो हमें मिलती है। अब अपने ओम मानते हैं, बाकी जो संसार में अलग मत संप्रदाय चल रहे हैं वो ओम को नहीं मानते, वो एक सर्वशक्ति को मानते हैं, कोई दूसरी शक्ति है, डिवाइन पावर है, वो उसको मानते हैं। तो साइंटिस्ट ने भी इसको प्रूव किया है कि पूरे ब्रह्मांड में जो ध्वनि चलती है, जिसका गुंजन होता है, वो ओम की ध्वनि होती है। साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है। तो ओम होता है। अब बॉडी पे उसका हम देखें तो जब ओम आप करते हैं तो हमारी एक एक सेल्स एक्टिव होती है, सेल्स एक्टिव होती है हमारी एक एक सेल्स। इसका डीप इफेक्ट होता है, बट जनरली हम जो ओम का उच्चारण करते हैं उससे इतना इफेक्ट नहीं होता। इसका इफेक्ट तब होगा जब हम साधना की दृष्टि से प्रॉपर गाइडेंस, मैं बार बार प्रॉपर गाइडेंस इसलिए बोलता हूं क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस, गुरु के सानिध्य में सब चीजें होना जरूरी है। तो जब आप प्रॉपर ओम को करते हैं तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के एक डिवाइन जो एनर्जी, जिसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, तो ये हमारे नीचे मूलाधार चक्र में होती है। नीचे जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा होता है, जो हिप बोन से जुड़ा हुआ होता है, वहां से जो एनर्जी होती है वो फ्लो करती है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, और हमारे सहस्त्रार चक्र तक वो कुंडलिनी शक्ति पहुंचती है। तो ये आध्यात्मिक पक्ष से हुआ। शारीरिक दृष्टि से बात करें तो हमारी एक एक सेल्स को एक्टिव करती है। तीसरा, यदि हम इमोशनल हेल्थ से बात करें और मेंटल हेल्थ से बात करें तो माइंड के न्यूरॉन्स को ओम एक्टिव करती है। ओम की ध्वनि, इसके वाइब्रेशन इस तरह के होते हैं। और इमोशनल बात करें तो हमें इमोशनल वेलबींग आती है, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने का एक पावर मिलती है, ताकत मिलती है। तो इसीलिए हर योग, चाहे कोई व्यक्ति कैसे भी करा रहा है, वो ओम जरूर बुलवाता है, क्योंकि ओम के बिना योग की शुरुआत ही नहीं है। ओम की शुरुआत योग से है और योग पे ही खत्म, योग की शुरुआत ओम से है और ओम पर ही खत्म होती है। जब यदि हम मूल, हमारे ऋषि और हमारे वैदिक दर्शन जो मूल बात है उसको पढ़ते हैं तो ये चीज क्लियर होती है। अब दूसरा आपका क्वेश्चन था कि इसका सही उच्चारण क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमारे शब्द में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये व्याकरण की दृष्टि से तीन होते हैं। ह्रस्व बोलते हैं आधा, हलंत लगा करके जो अक्षर होते हैं उसको बोलते हैं ह्रस्व। और दीर्घ बोलते हैं जो पूरा अक्षर होता है जिसमें मात्रा जुड़ी होती है, उसको दीर्घ बोलते हैं। और एक आपने देखा होगा छोटा सा ऊ होता है, ऊ देखा है सनोज सर आपने? ऊ, ये ऊ नहीं होता एक्चुअल में, जब ओम के बीच में ये रहता है, इसको प्लुत का चिन्ह बोलते हैं। यानी जो शब्द आप पहला उच्चारण कर रहे हैं उसको 3 गुना करके बोलना है, 3 गुना। ठीक है, 3 गुना करके आपको बोलना है। तो जब हम ओ बोलते हैं, ओम बोलते हैं, तो ओ, पहला तो ओ दीर्घ स्वर है, यानी उसको ऊपर मात्रा भी लगे तो दीर्घ, उसको लंबा करके बोलना होता है। और उसके बाद जो बीच में आप ऊ का चिन्ह देखते हैं, ऊ, वो ऊ नहीं है, वो प्लुत का चिन्ह है, यानी उसको 3 गुना करके आपको बोलना है, यानी उसको लंबा खींचना है। ठीक है। और मैं, आपने देखा मैं के नीचे हलंत लगाओ, यानी वो ह्रस्व है, आधा ही अक्षर है, तो उसको कम बोलना है। तो मैक्सिमम जनरल वे में सही तरीका ये होता है, आप ऐसे बोलिए, मैं बोल के दिखा रहा हूं आपको। ये सही अक्षर होता है। जब आप इसको व्याकरण की दृष्टि से सही होता है, जो महर्षि पाणिनि ने हमें अष्टाध्यायी दिया है, उस व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये एकदम सही उच्चारण है।
फिर अलग अलग शब्द जो हम बोलते हैं उसका शरीर के अलग अलग अंगों पर प्रभाव होता है, ठीक है। जैसे आप कंठ से बोल रहे हैं तो कंठ पे आपका विशुद्धि चक्र जागृत होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या होता है कि अब जिस व्यक्ति ने जैसी साधना की है उसने अपने अनुभव के हिसाब से नई प्रणाली शुरू कर दी है। जैसे अभी आप ज्यादातर बोलते हैं तो आ ऊ मैं ऐसे बोलते हैं, तो वो आ नहीं होता, वो ए और ऊ दोनों को मिलकर के दीर्घ स्वर संधि होती है और वो ओ बनता है, ठीक है। तो हम जब ओम बोलते हैं तो सही उच्चारण तो ऐसे जो मैंने बोल के बताया, ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है और पूरे शरीर में इसका प्रभाव होता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। बाकी फिर जो अपने अपने हिसाब से बुलाते हैं वो सब अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बुलाते हैं, तो उनका अपना पर्सनल विजन है। ये शुद्ध उच्चारण ओम का ये है। क्लियर हुआ आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर सनोज सर? जी धन्यवाद भाई साहब। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सनोज सर, आपने क्वेश्चन किया। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि सनोज सर हमारे कर्मपद फाउंडेशन के डायरेक्टर सर हैं, जिन्होंने अभी अभी सवाल किया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे जिस किसी को भी सवाल करने हैं तो पहले अपना हैंड रेज करे और माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। गुड मॉर्निंग अनिल सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इस कोरोना काल में योग हमारे लिए कितना कारगर है और हमें कौन कौन से आसान प्राणायाम करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये तो बिल्कुल मतलब समय की मांग है कि योग हमारे लिए कैसे कारगर है कोरोना काल में। देखिए, कोरोना को समझना है, कोरोना दो जगह पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है इस समय। एक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, श्वसन तंत्र पे, और एक हमारे मेंटल पे, दिमाग पे हमारे असर डाल रहा है। जिसका आपने अभी हमारे साथी जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैम, उन्होंने बताया कि एंजाइटी वगैरह के पेशेंट इस समय बढ़ रहे हैं, लोगों में एक डर सा बैठ गया है, ठीक है। योग क्या करता है आपको? योग जैसे मैंने बताया कंप्लीट वेलबींग का नाम है, पूरी तरह से स्वस्थ बनाने का नाम है। तो इसमें जब आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साथ में आप अच्छा खाना पीना लेते हैं, अच्छी दिनचर्या में रहते हैं, तो ये सारी चीजें जब आप एक साथ करते हैं तो आप उस एक जो डर बैठ गया, एंजाइटी के रूप में जो डर बैठ गया, उससे बाहर निकलते हैं। दूसरा, हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम के माध्यम से पूरा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है और उसके माध्यम से जो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में जाता है, तो हमारी एक एक सेल्स एक्टिव होती हैं, तो बॉडी एनर्जाइज रहती है। तीसरा, जब आप करते हैं तो हमारे फेफड़े मजबूत बनते हैं और इन्फेक्शन धीरे 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 इन्फेक्शन खत्म भी होता है। यदि इन्फेक्शन भी है तो इन्फेक्शन खत्म भी होता है, ठीक है। और जब ये इन्फेक्शन खत्म होता है तो हमारे धीरे धीरे कोरोना अपने आप खत्म होता है। चौथी चीज, योग आपको इमोशनली बहुत स्ट्रेंथ बनाता है और आपके माइंड के न्यूरॉन्स को एक्टिव करके पॉजिटिव बनाता है। ऐसा जबरदस्त पॉजिटिव बनाता है आपके माइंड को कि मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको नजर नहीं आती, एक अंदर से ताकतवर बनाता है। तो कोरोना से लड़ने के लिए आपको ये अंदर से ताकतवर होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ पब्लिकली, और वो एक्सपीरियंस मेरा ये है कि चूंकि हम फील्ड में बहुत ज्यादा रहते हैं और कई बार किसके टच में आ रहे हैं किसके नहीं आ रहे हैं, तो 25 अप्रैल को मुझे भी कोरोना हुआ था, मैं खुद कोविड पॉजिटिव था। तो मैंने भी थोड़ा सा, क्योंकि योग टीचर है तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन जब मैं देखा तो मुझे बुखार भी फील हो रहा था और भी चीजें फील हो रही थी और मेरा ऑक्सीजन लेवल 85-86 तक पहुंच गया था। अब ऐसी स्थिति में तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, पर नहीं। मैंने कहा हम तो खुद ही योग डाइट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, हम लोगों को तो अपने आप को हील करना चाहिए। तो थोड़ा एलोपैथी मेडिसिन भी लिया और साथ में अपना चीज किया। चौथे दिन 30 अप्रैल को मैं फुल डे एक्टिव मोड में था और 1 तारीख से मैंने काम किया अपना पूरा फुल डे, यानी 5 दिन मेरा ऑक्सीजन लेवल 99 था और मैं फुल डे काम कर रहा था और पेशेंट को ठीक कर रहा था, अपनी क्लासेस ले रहा था, पेशेंट को ठीक कर रहा था। और 10वें दिन मैंने 21 सूर्य नमस्कार कंटिन्यू किए हैं और फुल डे हेक्टिक शेड्यूल के साथ जो मेरा रहता वर्क किया है। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हमने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया, मेंटली मैंने अपने आप को हील किया, अपने न्यूट्रिशन को पूरा, अपने आहार को पूरा कंप्लीट किया और नियमित रूप से जो जो प्रैक्टिस योग के लिए करनी चाहिए थी वो की। तो ये तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ कि क्या कोरोना से हम योग को ठीक कर सकते हैं। 100% आप ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट यदि आप योग को प्रॉपर कर रहे हैं तो कोरोना आपके आसपास आएगा भी नहीं, और यदि आ भी जाता है जैसे हमारे पास आया तो अमेजिंगली रिकवरी होगा।
मेरे साथ साथ जिनको कोरोना पॉजिटिव, जो कोविड पॉजिटिव हुए थे, उनकी आज तक रिकवरी नहीं हुई है, आज तक भी वो ताकत की दवाइयां ले रहे हैं और बहुत कुछ काम कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपके माध्यम से उनको भी सजेस्ट करूंगा कि प्रॉपर योग और डाइट और अपना योग के माध्यम से आए, तो आप डेफिनेटली कवर होंगे। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कौन कौन से आसन और प्राणायाम करने चाहिए। तो सबसे पहली चीज, हमें, मैं आसन के नाम तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये 10 से 15 मिनट का कोर्स है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ आसन ऐसे जैसे पीछे झुकने वाले, जिनमें हमारे चेस्ट इंप्रूव होता है, चेस्ट खिंचाव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे जब ऐसे खिंचता है तो हमारे फेफड़े खिंचते हैं, खिंचाव होकर के, इलास्टिक होकर के जब हम छोड़ते हैं तो जो इसमें से पावर निकलते, डिटॉक्स होते हैं हमारे फेफड़े, तो जो इन्फेक्शन होता है वो खत्म होने के चांसेस होते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो इन्फेक्शन खत्म होता है लंग्स का। तो एक तो उस तरह के हम आसन कर सकते हैं जिसमें भुजंगासन आता है, उष्ट्रासन आता है हमारा, है ना, और भी बहुत सारे हमारे आसन आते हैं इसमें। इसके अलावा सूक्ष्म व्यायाम जो हमारे जनरली हम जो सीने के और छाती के और कंधों के व्यायाम मानते हैं, जैसे कंधों को घुमाना, ये ऐसे इंप्रूव करना श्वास के साथ, ठीक है, ये इस तरह से ये ऐसे करना, है ना, ये जिससे हमारे सीना जो है ना इंप्रूव होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो ये कुछ आसन होते हैं। प्राणायाम में सूर्य भेदी प्राणायाम आप कर सकते हैं, कपालभाति यदि आपको ठीक लगता है, ब्रीथ प्रॉब्लम नहीं है तो कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम तो बेस्ट है ही, और इसमें भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। एक भस्त्रिका प्राणायाम मैं बताता हूं आपको कैसे करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे एक नाक को बंद किया, इसी से 20-30 बार तेज तेज सांस लिया, छोड़ा, फिर इसको बंद किया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से लिया, इस तरह से। तो 20-20 बार कर सकते हैं। बाकी यदि आपको लगता है, आप खुद जानते तो ज्यादा भी कर सकते हैं। ये कुछ चीजें आप करेंगे। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, मेडिटेशन बहुत जरूरी है, पर मेडिटेशन आंख बंद करने का नाम नहीं है। मेडिटेशन ये अपने आप को हील करने का नाम है ना। अपने आप को हील करना है तो आपको मेडिटेशन भी होगा पूरा अच्छे से, और डेफिनेटली मैं गारंटेड कह सकता हूं आपको, यदि आप प्रॉपर गाइडेंस में इस तरह की चीजें करें तो चाहे 1 महीने रिकवरी हो रहे हैं, 7 से 10 दिन में आपकी बॉडी रिकवर कर जाएगी और कोरोना नाम का डर आपके माइंड से निकल जाएगा, है ना। तो आपके, मेरे ख्याल में आपके क्वेश्चंस का समाधान हुआ। ओके, थैंक यू दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि अभी सर ने बताया, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया कि कौन कौन से एक्सरसाइजेस हमें करने चाहिए, और योगा के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी हेल्दी होना आवश्यक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपना सवाल पूछे। मेरा नाम अर्तिका उपाध्याय है। सर आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है आपकी आवाज। मेरा नाम अर्तिका उपाध्याय है। मेरा क्वेश्चन शिवांगी मैम से है, सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे करें? चलो वाटिका जी, आपने सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करी है। आपको मेरी आवाज आ रही है वाटिका जी? यस मैम। ओके, ठीक है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम कर लेते हैं तो शायद हमें मानसिक परेशानी होती भी नहीं है। हम कैसे हैं, हम क्यों हैं, हम क्या हैं और हम क्या करेंगे, हम अपने आप को किस तरीके से आंक रहे हैं। कहते हैं ना, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। अगर हम शीशे के सामने खड़े हो रहे हैं और हम अपने आप को वहां पर भी जज कर रहे हैं, मीन्स कि हमारा जो खुद को जज करने का तरीका है वो रॉन्ग वे में है, क्योंकि हम अपने आप को ही नेगेटिव वे में जज कर रहे हैं। जब हम खुद को नेगेटिव वे में जज करते हैं ना, तो शायद हम सेल्फ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम खुद को कम आंकने लगते हैं कि शायद मेरे अंदर ये कमी है। शायद हम बार बार रीअश्योरेंस सीख करते हैं सामने वाले पर्सन से, अच्छा मेरे अंदर क्या बुराई है, मेरे अंदर क्या अच्छाई है, और मुझे कैसा दिखना चाहिए, मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे भविष्य, हम सामने वाले पे ही डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि हमें डिपेंडेंसी की आदत पड़ चुकी होती है, क्योंकि हम पहले से ही अपने आप को कम आंकते रहते हैं। अगर हम अपने आप को पॉजिटिव वे में जज करने लग जाएं कि जो भी है सही है, मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मुझे किसी के अप्रूवल की या किसी के स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के स्टेटमेंट की जरूरत नहीं कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए भविष्य के लिए, तो शायद आपकी जो एंजाइटी है उस प्लेस पे वो कम हो जाएगी।
साथ ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड दें, जो आपने पूरे दिन में अच्छे काम किए हैं ना, उससे आप खुद को सराहना सीखें कि मैंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। और अगर उसमें थोड़ी बहुत गलतियां भी हुई हैं तो उससे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए इंसान को, उससे इंसान को सीखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, बच्चा जब पैदा होता है तो अचानक से सीढ़ी चढ़ना नहीं शुरू करता है, वो धीरे धीरे चढ़ना शुरू करता है। तो गलतियां हर इंसान से होती है, अगर हम उन गलतियों से सीख जाते हैं तो शायद हमें आगे जो आने वाली कठिनाइयां हैं उससे और हमें स्ट्रांग बनाता है, और शायद जब आगे आने वाली परेशानियां होती है तो हम उसको एक बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं। अगर हम दूसरी चीज बोले तो हमें दूसरों से अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए कि दूसरा हमारे लिए ये करे, दूसरा हमारे लिए वो करे, क्योंकि यही होता है कि हमारा डिक्रीज सेल्फ एक्सेप्टेंस है, हम खुद को समझ नहीं पा रहे, हमारा सेल्फ स्टीम, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज है। लोग कहते हैं ना कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इंप्रूव करें, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को जैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर स्टेज पे जाके बोलता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि घबरा जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जब हम कैमरे के सामने आते हैं तो घबरा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है कहीं हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देंगे। वो गड़बड़ वाली सिचुएशन ऐसे नहीं आती है, गड़बड़ वाली सिचुएशन ऐसे आती है कि हमें लगता है कि हम से गलती ना हो जाए, कहीं हमारे अंदर तो कमी नहीं है, कहीं सामने वाला हमें गलत तो जज नहीं करेगा। तो वो जजिंग वाला जो थॉट है हमारे माइंड में, वो हमारी हर एक प्रॉब्लम का एक जड़ होता है। अगर हम खुद को पॉजिटिव वे में जज करने लग जाएं तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। और हमारी जो सोशल एंजाइटी है, जो हमारी पर्सनल एंजाइटी है, जो हम प्रोफेशनली एंशियस हो जाते हैं और कोई भी परफॉर्मेंस को नहीं कर पाते हैं, तो ये चीजें ना क्या कहते हैं, हमारी हर एक फंक्शनिंग को डिटोरिएट करता है, साथ ही हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको कम करता जाता है, और हम धीरे धीरे एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, और वो एंजाइटी हमें डिप्रेशन में ले जाती है या इरिटेशन में ले जाती है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस करने का एकमात्र सूत्र है कि आप अपने आप को जज करना बंद कर दो, अपने आप को ग्रेटिट्यूड दो, अपने लिए समय निकालो। जो भी गलतियां हो रही हैं उनसे सीख करके हमें ग्रेजुअली ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, जैसे अभी हमने एक सेट बना लिया कि पूरे दिन में हमें क्या करना है। अगर हमें खुद पे यकीन है, अगर हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हैं, आज के काम को कल नहीं छोड़ रहे हैं, तो शायद हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा सेल्फ स्टीम इंक्रीज होगा और हमारा कंसंट्रेशन भी फास्ट होगा। वार्तिका जी, आई थिंक आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि मैम ने बताया कि सेल्फ एक्सेप्टेंस कितना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और हमें कभी भी दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। समय का ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारा 10 ही बजे प्रोग्राम खत्म होने वाला था, लेकिन क्वेश्चन आंसर के दौरान में थोड़ा समय ज्यादा हो गया, तो उसके लिए मैं अपने पार्टिसिपेंट और अपनी ऑडियंस से माफी चाहूंगी। और मैं बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी अनिल सर का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी शिवांगी मैम का, आपने अपना इम्पोर्टेंट समय, अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इतनी ज्यादा ज्ञानवर्धक बातें बताई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। और इसी बीच में अगर हमारे ऑडियंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है कमेंट सेक्शन में, जो फेसबुक लाइव पर हमसे जुड़े हुए हैं। उनके हर सवालों का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम को एंड के और लेकर के जाती हूँ, क्योंकि समय का अभाव है। और अंत में मैं बस सभी पार्टिसिपेंट्स और फेसबुक लाइव पर जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और मोनालिसा जी, आप अभी वंदे मातरम का गान करेंगी और उसके बाद में हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। मोनालिसा जी। मैम, ये गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ सीमा जी, जी जी बहन जी, अपना सवाल ले लीजिए। हाँ बहन जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए।
सॉरी, मेरा ये सवाल है एक अनित राव सर से कि संतुलित आहार कितना जरूरी है योग के लिए और संतुलित आहार क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने सीमा दी, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतुलित आहार तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण शब्द है। पहली चीज आहार को हमारे शरीर में समझना है। आहार का जो महत्व होता है हमारे शरीर में, एक सिंपल सी, बहुत भारत में बहुत पुरानी लोगों के चलते, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो आप जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन होता है। तो ये आध्यात्मिक प्रभाव की मैं बात करूं तो हम जो चीज खाते हैं उसका हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और जैसा हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार के हमारी दिनचर्या, हमारे क्रियाकलाप होते हैं। योग के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार सत्व रज और तम 3 तरह के गुण होते हैं। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इनमें से जैसा आहार होगा आपकी प्रवृत्ति वैसी होगी। सात्विक आहार होगा तो मन सात्विक होगा, यानी मन प्रसन्न रहेगा, लोगों का हेल्प करने का नेचर बनेगा, शरीर हेल्दी रहेगी, अपने शरीर के प्रति कॉन्शियस रहेंगे, हेल्थ रहेंगे, जल्दी उठेंगे, जल्दी सोएंगे, आपराधिक प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रेम और भाईचारे से रहने की भावना होगी उनके अंदर, और चेहरे पे एक तेज होगा, ओज होगा, है ना, इस तरह की चीज होगी, बुद्धि तेज होगी, ये सब चीजें रहेंगी उनमें। सद्गुण होंगे, मतलब जिनका सात्विक आहार है। जिनका राजसिक आहार है उनमें पैसे की लालसा बहुत होंगी। यदि ज्यादा तेजी से राजसिक आहार है तो उनका मन इस तरह से कम कन्वर्ट होगा कि आपका जो है मतलब स्वार्थ की भावना भी बढ़ सकती है, घूमने फिरने की इच्छा इस तरह से बढ़ेगी। तो आपका हुआ राजसिक आहार। तामसिक आहार वाले व्यक्ति को दुष्प्रवृत्तियां ज्यादा अच्छी लगेगी, यानी दुराचार करना, दुर्व्यसन, आलसी की तरह रहना, ये सब चीजें उसको लगेगी। तो आपराधिक वृत्तियां जितनी भी होती है दुनिया में, वो उसमें तामसिक वृत्ति का बड़ा रोल होता है। तो आहार का आध्यात्मिक प्रभाव तो ये होता है। तो हमारा सात्विक आहार होना चाहिए, जिसमें हम क्या खाएं, जिसमें नेचुरल फूड्स ज्यादा खाएं, जिसमें हम हमारे घर का खाना जिसको हम बोलते हैं रोटी सब्जी वगैरह जो है उसको प्रोसेस्ड नहीं करें, बहुत ज्यादा मसाले वगैरह बना करके नहीं खाएं। तो ये तो आहार का आध्यात्मिक प्रभाव हुआ। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार होता है हमारे शरीर में 152 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, पोषक तत्व चाहिए होते हैं हमारे शरीर में। वो क्या काम करते हैं, जैसे एक कार का एग्जांपल लेते हैं। कार, तो कार में मान लीजिए पेट्रोल से चलने वाली कार है, तो पेट्रोल क्या है, उसका न्यूट्रिशन, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर, टायरों में हवा, गाड़ी की वॉशिंग और बहुत सारी चीजें हमें एक्स्ट्रा चीजें डालते हैं, सब क्या है उसके न्यूट्रिशन। यदि मान लीजिए टायरों में हवा ही नहीं होगी तो गाड़ी चलेगी नहीं। आप कितनी सुंदर गाड़ी निकाल कर लेकर के आइए, पेट्रोल में, पेट्रोल टंकी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं। अच्छा, पेट्रोल भी है, टायरों में हवा भी ठीक ठाक है, पर ऑयल वगैरह प्रॉपर नहीं है उसमें, तो गाड़ी चलेगी तो सही पर जल्दी खराब होगी। तो जैसे गाड़ी में इन सब चीजों का रोल है, ऐसे ही हमारे शरीर में 152 न्यूट्रिशन का रोल है, जिनको यदि हम डिवाइड करें तो 8 उसमें भाग में होते हैं, जो होते हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, पानी और औषधियां, हर्ब्स। ये 8 चीजें हमारे शरीर में प्रतिदिन जानी चाहिए। तो पहली चीज तो हमारे खाने में ये 8 चीजें बराबर जानी चाहिए। पहला पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को बराबर जानी चाहिए और नेचुरल वे में जानी चाहिए। जैसे नॉनवेज बहुत लोग खाते हैं प्रोटीन के लिए, तो नॉनवेज से प्रोटीन तो मिल जाएगा आपको, पर बॉडी हमारी एसिडिक हो जाएगी, बॉडी एसिडिक हो जाएगी। दूसरा, हमारा आध्यात्मिक शरीर जो है उस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, प्रवृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियां जन्म लेती है नॉनवेज से, क्योंकि हिंसा से प्राप्त भोजन होता है वो, तो यौगिक आहार में नहीं आता। नॉनवेज हुआ, एग हुआ, इस तरह का। तो पहली चीज ये सब चीजें मिलनी चाहिए। दूसरी चीज सात्विक रूप से मिलनी चाहिए, सब चीजें मिलनी चाहिए। अब कौन सी चीज कितनी मिलनी चाहिए ये हमारे पर व्यक्ति के बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे प्रोटीन जो है, हमारे शरीर को जितना किलोग्राम आपका वजन, उतने किलोग्राम प्रोटीन, उतने ग्राम प्रोटीन आपको पर डे चाहिए। और दुर्भाग्य है भारत का कि 90% भारतीयों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, इसलिए जवानी में बूढ़े नजर आते हैं, इतनी जल्दी बीमारियां भी होती है। तो प्रोटीन। दूसरा, अब जैसे विटामिन और मिनरल्स टोटल 48 होते हैं ये, ठीक है, तो ये अलग अलग पार्ट को प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग शरीर के लिए। जैसे कैल्शियम हड्डियों के लिए चाहिए, पर केवल हल्दियों के लिए कैल्शियम नहीं चाहिए। कैल्शियम 100 से ज्यादा रासायनिक क्रियाएं होती है हमारी बॉडी में, उसके लिए कैल्शियम चाहिए होता है। और उनके लिए जब कैल्शियम हमारे खाने में नहीं मिलता तो हड्डियों से लिया जाता है ना। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। और ऐसे जिंक मिनरल होता है, जिंक हुआ, आपके विटामिन सी हुआ, ये विटामिन में आते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस काम करते हैं जो हमारी बॉडी में एक एक कोशिका के साथ काम करते हैं, ठीक है।
फाइबर जो हमारे आंतों को क्लीन करने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को मेंटेन करता है, तो फाइबर 25 से 35 ग्राम चाहिए होता है, हमारे पर डे चाहिए ही होते हैं। पर हमारा शरीर क्यों खराब होता है? क्योंकि हम ये दे ही नहीं पाते, किसी भी हालत में दे नहीं पाते। कैलोरी हमें 1500 कैलोरी रूटीन में चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट मिला करके। हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं, 2500 से 3000 4000 तक कैलोरी खाते हैं, इसलिए बहुत सारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें संतुलित मात्रा में होनी चाहिए, उसी को संतुलित आहार बोलते हैं। तो 3 फैक्टर मैंने आपको किए हैं। पहला होता है आपका आहार सात्विक होना चाहिए, प्राकृतिक और सात्विक होना चाहिए। दूसरा, आपके आहार में सब चीजें होनी चाहिए, है ना। तीसरा, सब चीजें जितनी मात्रा में चाहिए उतनी होनी चाहिए, और ये हम खुद नहीं कर पाते, तो हमें एक जो एक्सपर्ट है उसकी सपोर्ट लेना ही लेना चाहिए होता है शुरुआत में चीजों को समझने के लिए। हमारे फिटनेस में 80% रोल हमारे खाने का होता है, 20% हमारे वर्कआउट वगैरह का होता है, यानी 70 से 80%। इतना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी फिटनेस में हमारा आहार। तो मैं समझता हूं आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जी सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। बोला, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे थैंक यू बढ़ाते हुए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन आंसर सेशन को खत्म करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सभी के सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। इसी के साथ मैं हमारे डायरेक्टर सर श्री सनोज सिंह राणा जी से आग्रह करूंगी कि वो दो शब्द कहें, परंतु उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आप शोध कर रहे हैं। सर। जी धन्यवाद। ये काफी सारगर्भित कार्यक्रम रहा है, काफी सारे लोगों की जिज्ञासा भी का समाधान भी हुआ है, और कुछ लोगों की अभी भी जिज्ञासाएं आई रही है, लेकिन थोड़ा सा समय की मर्यादा है तो कार्यक्रम आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। तो लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई अपना मतलब जिज्ञासा हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं अनिल जी भाई साहब का, शिवांगी जी का, और जितने भी आज इस वेबिनार के माध्यम से बड़े लोग हैं और कुछ युवा लोग जो जुड़े हुए हैं, और अपने युवा योगाचार्य शिव शक्ति जी की पूरी जो टीम थी जो योग कर रहे थे, उन सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने भी अपना समय कर्म पथ को दिया है। जैसे कि आपको पता है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में एकत्रित हुए हैं इस कार्यक्रम के लिए। इसकी शुरुआत काफी समय पहले ईस्वी पूर्व में अपना महर्षि पतंजलि ने जो लिखा था, और बाबा रामदेव ने उस चीज को व्यवहार में लाया है। तो उनका भी हमें हमेशा उनका भी साधुवाद ही रहेगा, आजीवन के लिए कृतज्ञ कर दिया उन्होंने। और अंतर्राष्ट्रीय इस संदर्भ में आज से करीबन 7 साल पहले के करीब वर्ष 2014 में अशोक जी भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ में जो स्थायी प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने एक प्रस्ताव लाया था कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाए, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस पे एक रिकॉग्नाइजेशन मिले, इस कार्य योग को, इस विधा को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अप्रूवल किया, और फिर 2015 से 21 जून को ये अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का एक आग्रह किया था, और उसका बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे देश ने एक्सेप्टेंस दिया इसको, क्योंकि ये किसी जाति धर्म इन चीजों से जुड़ी नहीं, एक अलग प्रकार की एक अपना आध्यात्मिक, अपना मेंटल और थोड़ा सा फिजिकली एक अलग प्रकार की प्रैक्टिस है। और 21 जून ही क्यों चुना गया है, तो इसके पीछे आपको जानकारी होगी, जैसे कि आज ग्रीष्म आयनात है, मतलब उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे बड़ा दिन है। आज के बाद से दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे, सूर्य अपना दक्षिणार्थ होना शुरू हो जाएगा, सूर्य दक्षिण की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, यानी आज के बाद से दिन छोटे होने शुरू हो जाएगी और रातों का समय बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है, हमें ऐसा हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम का, इस वेबिनार का भरपूर फायदा उठाया होगा, और आपकी जिज्ञासाएं का समाधान भी हुआ होगा। एक बार मैं फिर से सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी प्रतिभा जी, और कार्यक्रम में आगे क्या है? सर अब लास्ट में वंदे मातरम का गान करेंगी मोनालिसा। जी जी। मोनालिसा जी अपना माइक अनम्यूट करें। थैंक यू मैम मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम सुव्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता धूमधुर शोभिनी सुभासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत।